एक दक्षिण कोरियाई कंपनी ने हमारे देश की सरकार को कैसे उलझा दिया? क्या ये कोई घोटाला था या कुछ और ही मामला था? आज हम उड़ीसा में POSCO स्टील प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द जो सवाल घूम रहे हैं उनकी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। याद कीजिए 2005 जब ये भारत का सबसे बड़ा विदेशी निवेश सौदा बन के सामने आया था, करीब 12 अरब डॉलर। बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, इसे ओडिशा की तरक्की और भारत को स्टील सुपर पावर बनाने वाले एक सपने के तौर पर पेश किया गया था। बिल्कुल, और ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं थी। PSCO मतलब पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी, वो उस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्टील निर्माता थी। अच्छा। ओडिशा सरकार के साथ जो समझौता हुआ, माने MOU, उसके तहत उन्हें जगत सिंहपुर जिले में एक बहुत बड़ा मतलब 12 मिलियन टन सालाना क्षमता वाला स्टील प्लांट बनाना था। 12 मिलियन टन? हाँ, और अपना खुद का बंदरगाह, कैप्टिव पोर्ट जिसे कहते हैं, और दूसरी जरूरी चीजें भी। इसके बदले सरकार ने वादा किया था करीब 4000 एकड़ जमीन देने का। 4000 एकड़? हाँ, और इसमें जंगल की जमीन भी शामिल थी। लेकिन इतना बड़ा वादा, इतनी उम्मीदें, फिर हुआ क्या कि ये प्रोजेक्ट मतलब शुरू होने से पहले ही विवादों में फंस गया? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो शायद जमीन का ही पेच फंसा है ना? बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा यही था। जो तटीय इलाका चुना गया वो सुनने में आया कि बहुत उपजाऊ था। हाँ, बहुत उपजाऊ जमीन थी। वहाँ पान के बागानों से करीब 20,000 लोगों की जिंदगी चलती थी। 20,000 लोग? हाँ, तो जाहिर है गांव वालों ने अपनी जमीन और रोजगार बचाने के लिए कड़ा विरोध किया। पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समिति जैसे संगठन बने, उन्होंने आवाज उठाई। और ये सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं थी, यहीं पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 मतलब वन अधिकार कानून का मुद्दा उठा। अच्छा, ये FRA क्या कहता है? ये कानून जो पारंपरिक वन निवासी हैं, जो समुदाय हैं, उनको उनकी जमीन और संसाधनों पर अधिकार देता है। ठीक है। और आरोप ये लगे कि ग्राम सभाओं की जो जरूरी सहमति होती है, वो लिए बिना ही जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये तो कानून का सीधा उल्लंघन था। मतलब प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। एग्जैक्टली। बाद में मीना गुप्ता कमेटी बनी, NC सक्सेना कमेटी बनी। इन सरकारी समितियों ने भी अपनी जांच में इन कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियों को मतलब उजागर किया। अच्छा, तो कानूनी अड़चनें तो थीं, और पर्यावरण का क्या? पर्यावरण को लेकर भी गंभीर चिंताएं थीं। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, EIA रिपोर्ट, हाँ, जो बताती है कि प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, तो उस रिपोर्ट पर ही सवाल उठ गए, क्योंकि वो सिर्फ 4 मिलियन टन क्षमता के प्लांट के लिए बनी थी, जबकि प्रोजेक्ट तो कहीं बड़ा 12 मिलियन टन का था। अरे हाँ, और फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT, जो पर्यावरण के मामलों की विशेष अदालत है, उसने भी पर्यावरण मंजूरी पर सवाल उठाए और उसे कुछ समय के लिए रोक दिया था। तो मतलब जमीन, जंगल, पर्यावरण, कई सारे मुद्दे थे। और मैंने ये भी सुना है कि सस्ते में खदान देने का भी आरोप था। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा विवाद बना। आरोप था कि पोस्को को बहुत कीमती लौह अयस्क मतलब आयरन ओर, वो भी सुंदरगढ़ जिले की खंडाधार पहाड़ी से बिना किसी नीलामी या बोली के एकदम कौड़ियों के भाव में खनन करने का अधिकार दिया जा रहा था। इसे कैप्टिव माइन कहते हैं। कैप्टिव माइन मतलब कंपनी के अपने इस्तेमाल के लिए? हाँ, अपने प्लांट के लिए फिक्स्ड खदान। इसी वजह से इसे प्राकृतिक संसाधनों की लूट और क्रोनी कैपिटलिज्म से जोड़ा गया। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब जहाँ नीतियाँ कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती दिखें? बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो इसकी तुलना 2G जैसे मामलों से भी की, जहां बिना नीलामी के संसाधन देने पर सवाल उठे थे। लेकिन सरकार या कंपनी का क्या पक्ष था? कोई तो फायदा गिना रहा होगा इस प्रोजेक्ट का। हाँ, एक रिपोर्ट थी NCAER की, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। उसने दावा किया था कि प्रोजेक्ट से भारत को 16.6% का आर्थिक रिटर्न मिलेगा। सालाना करोड़ों का टैक्स आएगा, रोजगार पैदा होगा। कागजों पर तो अच्छा दिख रहा होगा। हाँ, बिल्कुल कागजों पर, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए, कई बार पुलिस और ग्रामीणों में झड़पें हुई, मामला अदालतों में उलझ गया। और इसी सब में वक्त निकलता गया। हाँ, इसी खींचतान में 12 साल निकल गए, पर प्लांट की एक ईंट तक नहीं रखी जा सकी। फिर जनवरी 2015 में एक बड़ा बदलाव हुआ। सरकार ने खान और खनिज कानून MMDR एक्ट, उसमें बदलाव कर दिया। अच्छा, क्या बदलाव? ये बंद हो गया। और फिर आखिरकार? हाँ, आखिरकार 2017 में
पॉस्को ने आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए। 12 साल बाद पीछे क्या छूटा? पीछे छूटे लाखों कटे हुए पेड़, जिनमें काजू जैसे फलदार पेड़ भी थे, रोजगार के वो वादे जो कभी पूरे नहीं हुए, और अपनी जमीन, अपनी रोजगार खो चुके हजारों हताश ग्रामीण। बहुत दुखद। नुआगांव जैसे गांव थे जिन्होंने शायद शुरू में बेहतर मुआवजे की उम्मीद में प्रोजेक्ट का समर्थन भी किया था। वो मुआवजे के पैसे खत्म होने के बाद बेरोजगारी और निराशा में डूब गए। सरकार ने करीब 2700 एकड़ जमीन तो ले ली थी, हाँ, पर वो आज भी खाली पड़ी है। तो हम शुरुआत के सवाल पर लौटते हैं। क्या ये घोटाला था? मतलब पैसों की सीधी हेराफेरी शायद ना दिखी हो, लेकिन जिस तरह नियमों को ताक पर रखने के आरोप लगे, संसाधनों के आवंटन पर इतने सवाल उठे और अंत में नतीजा सिफर रहा। ना प्रोजेक्ट बना, ना लोगों का भला हुआ। इसे क्या कहेंगे? देखिए, इसे पारंपरिक वित्तीय घोटाले के चश्मे से देखना शायद सही ना हो, लेकिन ये मामला बड़े निवेश प्रोजेक्ट से जुड़े बहुत गहरे सवालों को जरूर खड़ा करता है। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी हकीकत, जो स्थानीय समुदाय हैं, उनके अधिकार और पर्यावरण के नियम, इनकी अनदेखी बड़े बड़े सपनों को नाकाम कर सकती है। सही बात है। संसाधनों का संदिग्ध आवंटन, कानूनों के उल्लंघन के आरोप, वो झूठे वादे और जवाबदेही की भारी कमी, ये सब मिलकर एक बहुत जटिल और दुखद कहानी बनाते हैं। वाकई एक ऐसा सौदा जो विकास का इंजन बनने वाला था, वो इतने बड़े विवाद और अंत में निराशा का सबब बन गया। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट विफल होते हैं, तो वो जो भारी पर्यावरणीय और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी भरपाई कौन करता है? ये बड़ा सवाल है। और भविष्य में विकास के नाम पर ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं, इसके लिए हम क्या सबक सीखते हैं, ये सोचना जरूरी है।